बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर बात की जाएगी और पाकिस्तान में आइनी तरमीम के हवाले से जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसके ऊपर जो आज गुफ्तो शुनीद हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। कितने नंबर्स पूरे हैं, कितने पूरे कर लिए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के नंबर कितने कम होने का दावा कर रही है और अपोजिशन इस ज़मन के अंदर अपनी सिफारिशात क्या पेश कर चुकी है, किसको कितने की ऑफ़र की गई और इस बारे में क्लेम क्या किया जा रहा है। आज पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर क्या गुफ्तगू हुई, इस पूरे का अहाता किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक जो बड़ी हलचल हुई है उस हलचल के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। हमास के जो नए सरबराह थे याह्या सिवार, उनकी शहादत की खबरें आ रही हैं। इसराइली जो मीडिया है वो तो ये दावा करता है कि वो शहीद हो चुके हैं। हमास की तरफ से बाकायदा तौर पे तस्दीक जो है वो मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि मुजाहिदीन जो हैं वो ये तस्दीक कर चुके हैं कि याह्या सिवार जो है वो इस हमले के अंदर शहीद हो चुके हैं। ये वो इलाका था कि जो फ्रंट के ऊपर आता है, यहाँ पे 3 फ़लस्तीनी जो रहनुमा थे उनको मारने के लिए टारगेट किया गया और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद इसराइल ने यह दावा किया कि हमास के नए सरबराह जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। अब इसके बाद ईरान की तरफ से जो पहले ये था कि हमने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए इसराइल के ऊपर हमला किया था। हिजबुल्लाह की जो ताकतें थी वो मज़ीद मजबूत होती दिखाई दे रही थी हसन नसरुल्लाह के बाद। हमास की कारकर्दगी जो थी वो इस्माइल हनिया के बाद फिर मजीद मजबूती की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। यमनी हौसी बाकी जो हैं वो इरादा रखते थे, लेकिन उससे पहले अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया। तो मशरिक़ वस्ता की इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो किस तरफ को जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने अफराद इस पूरी जंग का निशाना बन चुके हैं वो बच्चे, माएँ, बूढ़े, कुछ लाशें ऐसी हैं कि जिनको उठाने के लिए उन बच्चों के बाजुओं के अंदर सकत नहीं थी कि उनके वालिदैन की थी और उनकी उम्रें कम थीं और वो अपने वालिदैन की लाशों को नहीं उठा सकते थे। और कुछ ऐसे ज़ईफ़ लोग थे कि जिनके जवान बच्चे उनकी आंखों के सामने जो है वो मिट्टी का ढेर बन गए और वो उनकी लाशों को उठाने की सकत नहीं रखते थे। वहाँ पर सूरत हाल ये है, गज़ा के बारे में क्लेम किया जाता है, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले हैं उनके सरबराह ये कहते हैं कि गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई थी और आवारा कुत्ते उनको नोच रहे थे। ये सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, गज़ा की, फ़लस्तीन की और कुर्बो जवार के अंदर जो ममालिक हैं जिसमें लबनान है। लबनान के बैरूत के ऊपर हमला किया गया, तो ये किस समत को सूरत हाल जाएगी और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज जो इस्माइल हनिया के बाद याह्या सिवार जो थे, जो हमास के नए सरबराह बने, उनकी शहादत के बारे में जो दावा किया जा रहा है, क्या समझते हैं रुख मशरिक़ वस्ता के हालात कौन सा इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुतबत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, एक तो आपसे दरख्वास्त करूँगा ज़रा आहिस्ता बोलें क्योंकि आलम इस्लाम सो रहा है। आहिस्ता बोलें, पूरी उम्मत मुसलमा की लीडरशिप सो रही है। कहीं आपके इन जज्बात से, कहीं आपके इस पुकार से उनकी आँख न खुल जाए। वैसे तो उनकी आँख फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के रोने से नहीं खुली, फ़लस्तीन गज़ा की माओ बहनों की जोलियाँ उठाकर दुआएं करने से उनकी आँख नहीं खुली, गज़ा में खून की होली खेलने से उनकी आँख नहीं खुली, ईरान के अंदर हमास के सरबराह की शहादत पे उनकी आँख नहीं खुली, हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत पर उनकी आँखें नहीं खुली, लबनान के अंदर बेइंतहा जुल्म सितम के बावजूद भी उनकी आँख नहीं खुली, बैरूत पर होने वाली बारूद की बारिश के बावजूद भी उनकी आँख नहीं खुली। तो आप किस आस में, किस उम्मीद में बैठे हैं कि आज याह्या की शहादत के बाद उनकी आँख खुल जाएगी? क्यों हम इस गलतफहमी में लगे हुए हैं? क्यों हम इस गलतफहमी में बैठे हैं कि जनाब ये आलम इस्लाम के लीडर, ये बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े लीडर, ये बड़े बड़े दावा करने वाले आए उठेंगे और कहेंगे हम बदला लेने जा रहे हैं? कौन सा बदला भाई? कौन लेगा बदला? बदला नहीं, ये बदल के हैं, ये बदला नहीं ले रहे। हमें ये बात करनी चाहिए, हम क्यों छुपाते हैं? मुझे बता देना कितने मिसाइल फायर हुए, कहा गया, पूरी रात ये बात चलती रही, फिर आया इतना नुकसान। क्या नुकसान हुआ? आपका मिसाइल टारगेट पे नहीं लगता
उनका मिसाइल टारगेट को भी क्रॉस कर जाता है। आपका मिसाइल पहुंचने से पहुंचकर भी नहीं बढ़ता, उनका मिसाइल पहुंचकर तबाही मचा देता है। आपके सबसे बड़े लीडर उनके मुखबर निकलते हैं और आपके पास उनके ठिकाने का एड्रेस भी नहीं होता। नहीं जरूरत किसी ठिकाने के एड्रेस की, सिर्फ एक यकीन की जरूरत है, एक ईमान के मजबूत होने की जरूरत है। अगर ईमान मजबूत हो जाए, यकीन मुहकम हो जाए, तो ये सारा कुछ हो सकता है। आप कहते हैं मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल होगी? सोए हुए हैं, नहीं उठे, वो नहीं उठेंगे, वो ना उन्होंने उठना है। फिर एक ड्रामा हो जाएगा, छोटा सा ड्रामा होगा, फिर कई दिन सुकूत रहेगा। सबको अपने मफादात अजीज है। मैंने आपसे एक बात की थी, याद करें, हमने यहीं पे इसी प्रोग्राम में कहा था, कुल सियासी जमातों की यहां पे बैठक हुई थी पाकिस्तान में, फलस्तीन के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी कही गई थी, इजहार हमदर्दी का नाम लिया गया था। क्या इसराइल की किसी चीज को पाकिस्तान में बैन किया गया? क्या आलम इस्लाम के किसी मुल्क में बैन किया गया? क्या तुर्की के अंदर सफारती तल्लुकात खत्म किए गए? बता देना मुझे। क्या ईरान के अंदर खत्म किए गए? क्या ईरान के अंदर मसनूआत खत्म की गई? ना बोले साचा खाते भजन काका डरदी सच ना आका। सही आपका, बल्कि आप भी आहिस्ता खामोश रहा करें, मुझे भी खामोश रहने दे। ये बेदार तो होना नहीं इन्होंने, हम अपने इनको बेदार करते करते अपनी ज़िंदगी गुजर जाएगी हमारी। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि आप ठीक कहते हैं, आपका ये फिक्र दुरुस्त है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लें ना, हम तो फ़र्ज़ अदा करें, हम तो अज़ान दें। कोई नमाज के लिए आता है या नहीं आता, हम अज़ान देते रहें। लेकिन अगर आप ये उम्मीद रखें कि इस फ़लस्तीन के मामले पर, लबनान के मामले पर या यहाँ के मामले पर, किसी भी और मामले पर आलम इस्लाम की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएंगी, आलम इस्लाम के किसी एक लीडर को यह ख्याल आ जाएगा कि जनाब नहीं, मेरी आंखों के सामने वो लाशें पड़ी हैं, मेरी आंखों के सामने मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, मेरी आंखों के सामने कटे हुए जिस्म पड़े हैं, मेरी आंखों के सामने कटे हुए बाजू पड़े हैं, मेरी आंखों के सामने जगह कब तंग होती नजर आ रही है, लाशें ज्यादा हैं, दफनाने की जगह नहीं है। मेरी आंखों के सामने एक एक कब्र में 20-20 लोगों को दफनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि नहीं जनाब, होश, हम अमन की बात करेंगे। मैं फिर यही बात कहूंगा कि नहीं जनाब, अगर आपने अब किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो फिर कर जाता है। यही हो रहा है ना बात, अब किया छोड़ेंगे नहीं, अब किया छोड़ेंगे नहीं। क्या बात आप कर रही है असर साहब? आलम इस्लाम वहां पे ये हो जाएगा, वहां हो जाएगा, फलां उठ जाएगा, क्या सूरत हाल तब्दील होगी? कोई सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। मुझे तो यह लगता है, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, मुझे तो यह लगता है कि मेरे मुसलमान ममालिक खुद चाहते हैं कि आओ यहां पर भी कब्जा कर लो, यहां पर भी कब्जा कर लो, यहां पर भी कब्जा कर लो। हम सिर्फ कहेंगे शेर आया, शेर आया, हम नहीं आते। तुम कब्जा करते जाओ, तुम जितनी जगह चाहते हो लेते जाओ, जितना खून तुमने बहाना है बहाते जाओ, जितना नुकसान करना है करते जाओ, हम सिर्फ दफल तसल्लियों तक रहेंगे। ये होगा। इतना बड़ा नुकसान हो गया, कितने बयानात आपने सुन। इसके बाद उनके टारगेट क्या, उन तक खबर पहुंचाने वाला, आपने खुद ही क्या ना, उन्हें पता था 3 लोग बैठे हैं, यही है ना जी। खबर पहुंचाने वाला कोई तो गद्दार था ना, कोई तो मुखबर था ना। मुझे बताएं, हिजबुल्लाह के सरबराह की हलाकत, शहादत के बाद इसराइल की सरहद क्रॉस करने वाला कौन था? कितने $मिलियन लेकर इसराइल की सरहद क्रॉस करके इसराइल में दाखिल हुआ, इसराइल के फौजियों ने उसका इस्तकबाल किया और उसे ले गए। वो कोई और तो नहीं था, वो भी मुसलमान था, वो कोई और तो नहीं था, वो भी एक तंजीम का अहम तरीन ओहदेदार था। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि यह हो नहीं सकता कि सहूलतकारी के बगैर इस्माइल हनिया की शहादत हो। साबित हो गया ना,
साबित हो गया ना यासिर साहब, चीज़ें आ गई ना सामने। क्या हुआ यहाँ पर? तो नीचे से लेकर ऊपर तक हम सब मुख्ताज हैं किसी के, हम सब हाथ फैलाकर उनके आगे खड़े हैं। आप तो को लगा के बैठे हैं कुछ हो जाएगा, अल्लाह करे। मेरी भी ये दुआ है और मैं 24 घंटे की मेरी ये दुआ है कि वहाँ पर मुसलमानों की आवाज़ सुनी जाए, इंसाफ मिले। कुदरत हमें दिखा रही है कि देख लो तुम किन को अपना हीरो तस्वर करते थे। तुम जब अपने असल काम से हट गए, जब तुमने अवाम लोगों को अपना रहबर बनाना शुरू कर दिया, जब तुमने सियासतदानों को अपना माई बाप बनाना शुरू कर दिया, जब तुमने अपने हुक्मरानों को अपना सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, तो फिर नतीजा ऐसा ही भुगतना पड़ता है, इससे हट के नहीं होता। जब मेरा हुक्मरान कहता है कि जनाब इसराइली वजीर आजम आ रहा था तो मैंने आंखें पीछे कर ली, चेहरा साइड में कर लिया, मुझे सलाम ना लेनी पड़े, और तुम कहते कि मैंने उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि तुम कातल हो, तुम कातल हो, तुम कातल हो, तो यासिर साहब ये मजाक था। आप चेहरा छुपा रहे हैं कि मैं पीछे मुंह कर रहा हूं। अफरीन है यार। क्या वहां पे जितने मुस्लिम ममालिक बैठे थे उठे? आज इतनी बड़ी शहादत हो गई। मुझे पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम थी जिस पर था कि ये खड़ी रहेगी, उन्होंने भी अपने एहतजाज मुलतवी कर दिए जमात इस्लामी ने। शायद वजह कॉन्फ्रेंस थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो कोई बोले, लेकिन कल तो वैसे ही 144 लगा दी गई है ना यासिर साहब जी। हम तो सहूलतकार हैं यार, सारे मुस्लिम ममालिक की रियासतें सहूलतकार हैं, तो मत उम्मीद रखे। हाँ, रब्बे ताला की तरफ से कोई करम होगा, फिर कोई आवाज़ आएगी और फिर आप देखेंगे कुदरत किस तरीके से इन लोगों के इरादों को नेस्त नबूद करती। वो वक्त तो आएगा, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है, चूंचों में पानी भर के लाना है और आग के अलाव को बुझाने की कोशिश करनी है। वो बुझता है, नहीं बुझता, हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी तरमीम के हवाले से कि इसको रोका जाए। फिर एतराज़ात के साथ भी एक दरख्वास्त दायर की गई। आज हामिद खान साहब पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि हम दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा ये आबिद ज़ुबैरी साहब भी ले सकते थे, कोई और भी ले सकता था। 6 वकला ने दायर की थी, तो आपकी खुसूसी खिदमात क्या आज इस ज़मन के अंदर ली गई हैं कि आप दरख्वास्त आके वापस लें? तो उन्होंने कहा जी मैं वापस ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप बुनियादी दरख्वास्त को भी वापस लेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम दोनों दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। अब इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? अभी जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है उसके हवाले से जो ड्राफ्ट मंजर आम पे आया या उसके चीदा निकात जो मंजर आम पे आए हैं उसको लेके तो बात यह है कि मुत्तफ़िक इस ज़मन के अंदर तो हो गए हैं कि आइनी अदालत नहीं बनाई जाएगी, आइनी बेंच बनाया जाएगा। लेकिन आइनी बेंच का तरीका कार क्या होगा, उसकी तश्कील का? जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होगा। जुडिशल कमीशन में कौन कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे, वज़ीर कानून होंगे, उसके अलावा बार्स के मेंबर होंगे, सेनेटर्स भी उसके अंदर मौजूद होंगे। तो उनका फ़ैसला किस हद तक तनासुब के साथ राइज होगा और दीगर जो जजेस साहिबान हैं जिनकी तादाद बताई जा रही है कि 6 के करीब जुडिशल कमीशन के अंदर जजेस होंगे, ये तरीक़ाकार किस हद तक सूदमंद रहेगा? इसी बारे में पूरे कानूनी मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि वकला पहले खुद जाते हैं, दरख्वास्त को दायर करते हैं, अभी बातचीत चल रही है, उस वक्त भी बातचीत चल रही थी, आज हामिद खान साहब के तवस्सुत से उस दरख्वास्त को वापस लेने के पीछे क्या मंतिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि ये दरख्वास्त जो थी ना, इसमें अभी एक रजिस्ट्रार ऑफिस से एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ था मेंटेनेबिलिटी का, और अभी तो वो ऑब्जेक्शन का मरहला ही अबूर नहीं हुआ था, उसके लिए अपील अगेंस्ट दी ऑब्जेक्शन थी, तो वो उन्होंने बेंच के आगे लगा दी। अब क्योंकि ये अब जो बातचीत अब शुरू हुई और मौलाना की भी और पीटीआई की भी आपस में भी और सारा सिलसिला और
आज दोबारा से बैठ रहे थे कि फिर वो उसमें रिवाइज होगा या कुछ होगा, तो वो तो उसका इसका बेस जो था वो पिछला मुसवदा था। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इसको इसलिए वापस ले लिया गया कि एक तो उसके ऊपर वैसे लीगल ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया हुआ था और अपील अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्शन थी, फिर मेन दरख्वास्त की बात बाद में आनी थी, तो इस वजह से ये दरख्वास्त जो है इसको वापस ले लिया गया। ठीक, अहमद उवैस साहब, अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देता है और महसूस नशिस्तें स्पीकर के लिखे गए खत के मुताबिक दे देता है, जिसके कभी इम्कानात हैं, तो फिर आइन कानून क्या कहता है? तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर कोई नोटिस लेगी, क्या करेगी? देखिए, ये आपने जो कहा, ये खदशात जो हैं बड़े कवी शक्ल के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की कल की मीटिंग रख लेना और कल ये सिलसिला जो है दोनों सेशंस का इनका होना, तो ये ऐसी बात लगती है कि ये यहाँ पे उसकी डिबेट एक दिन के लिए ओपन करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे दे। लेकिन सवाल देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है इसके अंदर। अगर ऐसा वो करते हैं तो आर्टिकल 190 और आर्टिकल 189 किधर गया कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह गई? क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले की अपील अंडर द एक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, वो तमाम सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और जो जुडिशल अदारे हैं उनके लिए ये लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना, हर अदारे को। तो इतनी बड़ी नॉट ओनली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है पाकिस्तान के आइन के अंदर, कि जिसमें 3 इंडिपेंडेंट पिलर हैं जो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब जुडिशरी के पिलर को तो गिराया जा रहा है, फिर इसका मतलब बिल्कुल वर्चुअली गिरा रहे हैं आप, कि इलेक्शन कमीशन उठ के कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट के फैसले को नलिफाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, और आप दोबारा से बहाल करके दे दें उनको। इसका मतलब है कि आपने तो इस सिस्टम को मरिया मेट कर दिया बिल्कुल। ये तो बड़ी खतरनाक किस्म के अनार्की का आगाज होगा, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, नॉट ओनली के लीगल फर्टर्निटी के अंदर होगी, ये ऑल ओवर एक ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कोई अपने खदशात जो हैं, ये मैं किसी और वजह से नहीं, एज ए नेशनलिस्ट कह रहा हूँ, डिसरिगार्डिंग के मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन, कि मैं जानता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अहमियत क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टेट के अफेयर्स को रेगुलेट करता है, उसने सबके मुतय्यन किए हुए हदूद और उनके कायदे बना के रखे हुए हैं। अगर इस तरह से इंटरफेरेंस होने लगी, और अदारे, पहले एक गलती उन्होंने की कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर बिल्कुल वो एक सिंपल मेजॉरिटी, एक जिस तरह 3 जजेस बैठ के भी एक फुल कोर्ट का फैसला होता है, ये फुल बेंच का फैसला, ये तो फुल कोर्ट का फैसला था। फुल कोर्ट को फैसले को आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक नया एक्ट बना दें और उसको नलीफाई कर दें आप। अगर ये हो जाए और इसको जस्टिफाई ये समझा जाए कि ये बिल्कुल दुरुस्त किया, पार्लियामेंट को ये अख्तियार हासिल है, तो फिर तो आप टोटल एनार्की की तरफ चले गए। फिर तो अदलिया का माइनस कर दिया आपने, क्योंकि हर फैसला जो हुकूमत को नापसंद होगा वो एक सिंपल मेजॉरिटी, हर हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी तो मौजूद है, वो उसी वक्त वो उसको एक एक्ट बिल बनाएंगे पार्लियामेंट में और उसको पेश कर देंगे, और उसके ऊपर उसी वक्त बगैर किसी डिबेट के उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, नलीफाई कर दिया। तो ये तो आप एक डेस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं, और इससे बड़ी खतरनाक किस्म के नताइज इसके आएंगे, क्योंकि आइन को अगर आपने माइनस कर दिया सोसाइटी में से, स्टेट अफेयर में से, तो फिर उसके असरात तो गलत पड़ने हैं। लेकिन अहमद उवैस साहब एक चीज़ बताइएगा
कि जमीयत उलमा इस्लाम फे क्या ये मौक़िफ़ रख रही है कि इस वक्त मोस्ट सीनियर ही चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद वो 3 में से पिक एंड चूज जो करना है वो अगली बार में होगा? जी हाँ, ये उनका एक मौक़िफ़ अभी ये सामने आया है। अब आज रात भी पीटीआई की और उनकी भी एक मुलाकात है, उसमें डिटेल से मामलात क्या तय होते हैं। देखिए ना, ये सब कुछ जो है जो उजलत से किया जा रहा है, इससे लगता है कि ये सब पर्सन स्पेसिफिक है, किसी को आउट करने के लिए और किसी के बेनिफिट के लिए। कभी लेजिस्लेशन को भी इस तरीके से भी बनाया गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये जनाब ये तो मफाद आमा के लिए कर रहे हैं हम, तो मफाद आमा के लिए आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आपका कि वो उन्हीं को मुश्किलात में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की कौम को या आवाम को ही आपने एक मुश्किल में डाल दिया। हालात जो हमारे अगर आवाम मफाद आमा की बात करें तो 55% से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है। कभी किसी ने, आपने बजट का सेशन भी सुना होगा, किसी एक ने भी उसके मुतालिक सोचा कि वो उनकी भी कोई हालत बदली जा सकती कि नहीं? वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह की। अहमद भाई साहब, अभी आप आइन की बात कर रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ इस वक्त में आइनी नज़र आ रही है? क्या शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाना आइनी है? क्या अख्तर मेंगल के 2 सेनेटर्स के हवाले से जो आज मौलाना साहब के सबसे ख़ास आदमी की तकरीर सेनेट में थी, क्या वो आइनी है? क्या ये जो तरामीम ला रहे हैं आप इनको सब चीज़ों को आइनी समझ रहे हैं? तो फिर तो आइन की बात अच्छी भी लगती है ना। मैं यही दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इसीलिए तो मैंने आपके सामने, इसीलिए तो मैंने एक फाशिस्ट निज़ाम की बात की है कि ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक निज़ाम जो है वो सामने आ रहा है। कि आपने देखा कि आज उनके मेंगल साहब की जो 2 सेनेटर हैं उसमें से खातून सेनेटर अपनी स्पीच के दौरान रो पड़ी पार्लियामेंट के अंदर, ये सेनेट के आज के इजलास के अंदर, क्योंकि उनके गालिबन बेटे को उठा के ले गए। अच्छा अहमद साहब, जिस तरीके से हुकूमत अपने नंबर्स को पूरा करने के दावा करती है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक शॉट हमारे पास मौजूद है, वो आपको सुनवाते हैं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस बारे में क्या राय रखते हैं, और उनके साथ बात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू भी सुनवाइएगा। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है जी, और उसमें पीएमएलएन की भी बड़ी हद तक। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं बस एक फूंक की मार है, इत्तफाक राय तो हो चुका है, और शेरी रहमान साहिबा कहती हैं कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी तकरीबन इत्तफाक राय हो गया। बिल्कुल। अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की आपने स्पीच सुनी होगी। जी सुनिए। और आज बल्कि इत्तफाक से मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैं भी था और वो मेरे साथ बैठे रहे काफ़ी देर। वो तो बिल्कुल अभी तक कोई इत्तफाक राय इन इश्यूज के ऊपर नहीं है, और वो बिल्कुल फर्म है कि हम इसके ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अहमद वैद साहब, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आईनी तरामीम मंजूर भी हो जाती है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, या फिर जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक, तो क्या पाकिस्तान के वकला एहतजाज बार्स में करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, और क्या इसको चैलेंज किसी प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा? मेरा ख्याल है कि चैलेंज वाली बात तो ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी जगह पिटीशन कोई आए न आए, लेकिन बड़ा शदीद एहतजाज होगा और वो रोड्स पे, पार्क में, ओपन में होगा। ऐवानों के अंदर वाली बात ख़त्म हो जाएगी। अब ऐवान के बाहर ये झगड़ा चलेगा, और उसमें सिविल सोसाइटी, उसमें सोशल मीडिया, उसके अंदर वकला, जो भी ज़रा सूझबूझ रखता है कि आइन के साथ क्या सलूक किया गया है और अदलिया कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियाद के ऊपर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बुनियाद जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ये भुट्टो साहब ने जब बनाया था, इसके ऊपर उनकी स्पीच भी मौजूद है, अगर आप पुरानी निकाल के देखें, ड्यूरिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी। तो ये खुदा के लिए ये इतना बड़ा जुल्म इस कौम के साथ होगा, और कहा जा रहा है कि ये मफाद आमा के लिए हो रहा है।
आप बताइए, डायकोटमी है, इसको मुनाफकत कहिएगा, इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपने अपने अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे कि हम अपना दौर जो है इनको तबाह करके और जो हमने करना है वो करके चले जाएं, और उसके बाद जो होगा वो भुगत रहे हैं, सारी काम भुगती रहे। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील करने का इरादा है, तो जब बात हो रही है कि सेनेटर्स भी उसके अंदर शामिल होंगे, उसके अंदर वकला की नुमाइंदगी भी शामिल होगी, 6 जजेस होंगे, उसके ऊपर क्या कोई एतराज़ है? जी, अभी तो बिल्कुल जो जुडिशल कमीशन के साथ जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर भी आपने देखा है, उसमें भी ये दोनों तरफ से ये वो एक नॉमिनेशन का सिलसिला ले आए हैं ना। आप देखें, पहले तो आपने सुना होगा कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा उसके चीफ जस्टिस और उसके जज साहबान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, पहली दफा। जो जुडिशल कमीशन की बात आप उस तरफ ले आए, आप देखिए जो पार्लिमानी एक अथॉरिटी दी जा रही है अंडर द अमेंडमेंट, और पार्लिमानी कमेटी में क्या होगा कि 4 ऑपोजिशन के मेंबर होंगे, 4 हुकूमत के मेंबर होंगे, और एक अटॉर्नी जनरल होगा और एक लॉ मिनिस्टर होगा। यानी इस पे तनासुब हुकूमत अपना भारी रखना चाहती है, और उसी भारी की वजह से हुकूमत का इरादा यह है कि जजेस की तश्कील के हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल किया जाए, जिस पे इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी एतराज़ है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे हुकूमत क्लेम करती है कि एक फूंक की मार है, एक फूंक के बाद ये आईनी तरमीम हो जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से जो उनकी सिफारिशात हैं उसकी तायीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस हद तक की, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सामने अपना जो ड्राफ्ट रखा उसकी तायीद जमीयत ने कितनी की? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ जो अब तक मुज़ाकरात कर चुकी है, जो बातें हैं, उनके मौक़िफ़ की तायीद जमीयत उलमा इस्लाम फे किस हद तक कर रही है? और फिर ये बात कि अगले 1-2 दिन के अंदर आईनी तरमीम को पार्लियामान के अंदर पेश कर दिया जाएगा, और इसकी जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि उनके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन एक तरफ से बैरिस्टर गौहर ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के अपने 7 नंबर कम हैं और वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर हुकूमत को वोट नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम नाहल भी हो जाएं लेकिन हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका पूरा जो प्लॉट है वो किस बुनियाद पे खड़ा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राशिद सोमरू, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सिंध की अमीर भी हैं। राशिद सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद सोमरू साहब, अब तक की जो गुफ्तगू शुनीद हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के साथ, आज गुफ्तगू की इरफान सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी बस एक फूंक रह गई है, उस फूंक के बाद ये काम सारा हो जाना है। शहरी रहमान साहिबा ने एक क्लेम किया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक हो गई है, लेकिन हमें जो खबरें आ रही हैं वो तायीद की खबरें तो है नहीं। आप ही बताइए कि कितने फीसद आप मुत्तफिक हुए और कितने फीसद अभी बहाम बाकी है? मेरे भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जब तक लोग आ रहे थे तब तक मुसव्वदा उनका था। अब जब मौलाना साहब जा रहे हैं तो मुसव्वदा मौलाना साहब का है। मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी। मौलाना साहब ने फरमाया था कि उम्र में इजाफा नहीं होगा। मौलाना साहब ने फरमाया था कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अदालती इस्लाहात के हवाले से जो हमारे माहिरीन ने मुसव्वदा तैयार किया, हम लेकर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। 5 घंटे की तवील मीटिंग हुई, शिकवार बातचीत हुई। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक एक शिक पर डिस्कस किया। उसके बाद हम वहां से जब उठे तो इत्तफाक राय लेकर उठे। पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ। वही मुसव्वदा लेकर हम चले गए मुस्लिम लीग नून के पास, और आज वही मुसव्वदा लेकर PTI के पास मौलाना साहब तशरीफ लेकर गए हैं। तो यकीनन ये वो मुसव्वदा नहीं जिसको फूंक देकर वो पास कराना चाहते हैं। अगर फूंक की ही मार है तो अब तक इंतजार क्यों? फूंक की ही मार है तो फिर पास हो जाना चाहिए था। फिर ये मुलाकातें क्यों कि कल वजीर आजम साहब को मेहमानों को रुखसत करना था, इतना बड़ा पाकिस्तान में इजलास हो रहा था, वजीर आजम ने फौरन सारे मेहमान
वफाकी वज़रा के हवाले की और ख़ुद लाहौर आके बैठ गए और रात 1 बजे तक वज़ीर आज़म साहब मीटिंग में बैठे हुए थे। अगर ये फूंक की मार था तो वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, मेहमानों को जो है वो सी ऑफ करते हैं, न कि वो इस्लामाबाद में। ये फूंक की मार नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना वो समझते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मुसव्वदा JUI ला रही है वो किसी शख्सियत को नफा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आइन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए और लोगों के जो केस पेंडिंग है कोर्ट में उसको सामने रखकर मुसव्वदा तैयार किया गया है। राशिद सुम साहब, आज कामरान मुर्तज़ा साहब की तकरीर आपने सुनी होगी सेनेट में। उन्होंने दावा किया कि आपके जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान असम्बली को भी गालियाँ, धमकियाँ, डराना, ये सारा सिलसिला जारी है। एक तरफ हुकूमत आपको बड़ी बैठक में बुलाती है, एक तरफ हुकूमत आपके मसवदे पर इत्फाक कर रही है, जो बातें निकलती हैं आपसे मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ आप ही के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में बाकायदा अपनी तकरीर में कहा। कामरान मुर्तज़ा साहब एक नहायत काबिल एतबार और बेहतरीन शख्स हैं, तो ये क्या सिलसिला है? क्या कितने लोगों को धमकाया गया है, क्यों धमकाया जा रहा है? फिर आपने 2 दिन पहले मीरपुर खास में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर भी सुनी होगी। जी जी। कभी भी तारीख में मौलाना फजलुर रहमान ने किसी बड़े से बड़े अपने जलसे में, मिलियन मार्च में इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जो मीरपुर खास में की। आप अगर वो क्लिप कौम को दिखा सकें, मौलाना साहब ने स्टेडियम, गामा स्टेडियम भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी, इतने लोग स्टेडियम से बाहर थे, सबको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मौलाना साहब ने कहा कि मुझे हलफ दो। फिर मौलाना साहब ने सबसे हलफ लिया कि अगर आइन से खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान से खिलवाड़ किया गया, जमहूरियत से खिलवाड़ किया गया, इस्लाम से खिलवाड़ किया गया, तो फिर हम घरों में नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को घसीट कर पार्लियामेंट से बाहर रोडों पर लाएंगे और एक जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। आज तक 50 साल में मौलाना साहब ने किसी जलसे में अपने कारकुन से हलफ नहीं लिया। ये उसकी वजह यही है कामरान साहब की आज की तकरीर के डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, खरीदा भी जा रहा है। लेकिन तारीख आपके पास रही है कि सब कुछ उस करने के बावजूद भी, JUI का हुजम कम करने के बावजूद भी आज घोटी मौलाना फजलुर रहमान के दरबार में फंसी हुई है। ये पास भी करा लें तो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो रद्द अमल आने वाला है उसका सामना कैसे करेंगे, उसको सोच समझ कर उसके बाद फिर इन्होंने लोगों की खरीदारी भी करनी चाहिए और लोगों को डराना और धमकाना भी चाहिए। अच्छा राशिद सोमू साहब, एक चीज़ सर बताइए कि बात हो रही है, कुछ लोग ये बताते हैं, ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि जमीयत इस बारे में मुत्तफ़िक है, उसे कोई इबहाम नहीं है या उसे कोई एतराज़ नहीं है। वो ये कहती है कि अगर आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चीफ जस्टिस बनाना है तो उसे अब के चीफ जस्टिस के बाद रखिए ये तरीक़ाकार को। अभी सिर्फ और सिर्फ पुराने तरीक़ाकार के तहत सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। आप तायीद करते हैं इस बात की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत ऑप्शंस पे हो रही हैं और उस पर हमारी अपनी राय, पीपल्स पार्टी की अपनी राय थी जो एक मुत्तफिक हो गई है। अब उस पर मुस्लिम लीग नून की राय का इत्तफाक करना ज़रूरी था, जिस पर रात को डिस्कशन हुई है। लेकिन ये कहना कि जी इस शख्स को लाएं, इसको न लाएं, JUI का न जस्टिस फायद ईसा से किसी किस्म का कोई मसला है, न परेशानी है, न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई मसला है, न परेशानी है। हमारे कोई केस न नैब में है, न FIA में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में, न हम गद्दारी के मुकदमात में है, न हम जलाओ घेराव के मुकदमात में, न हम करप्शन के हमारे लिए जस्टिस फायद ईसा साहब भी हैं, सर का ताज, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं, सर का ताज। हमारे लिए सब काबिल कबूल है, हमें किसी शख्सियत पर कोई एतराज नहीं। हाँ, अदलिया को सोचना होगा, उनके बारे में जो राय कायम हो गई है, ये परसेप्शन अदलिया के जजों को ख़त्म करना होगा। साहब, अगर कल इलेक्शन कमीशन से फैसला आ जाता है जिसके कभी इम्कान कहा जा रहा है और हुकूमत को सीटें मिल जाती हैं, उनके पास 2/3 अक्सरियत हो जाती है और कुछ ज़राए कह रहे हैं कि वो फिर अपनी मर्ज़ी का मसवदा लाएंगे, तो उस सूरत में भी मौलाना साहब मैदान में निकलेंगे या फिर मौलाना साहब पहले आइनी जंग लड़ेंगे और उसके बाद अवामी जंग पे आएंगे? मौलाना साहब तो मैदान में हैं। मौलाना साहब तो इतने बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं कि अब मैं उनको गिन भी नहीं सकता हूँ चारों सूबों के अंदर। तो हम पब्लिक में हैं, तहरीक चलाने की आप बात करें
तो मैं आज आपको कहता हूं कि अगर कोई ऐसा देखें, मुसव्वदा पास कराने पे JUI को कोई एतराज नहीं, JUI के बगैर पास कराने पे भी कोई एतराज नहीं। नंबर गेम पूरे हैं, आए पास कराएं जी बिस्मिल्लाह। हमें एतराज है कि वो आइन से तसादुम न करे, हमें एतराज है वो अवामी हुकूक से तसादुम न करे, हमें एतराज है वो इंसानी हुकूक से तसादुम न करे। अगर मुसव्वदा ऐसा लाया गया जो आइन से मुतसादिम है, इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, अवामी हुकूक से मुतसादिम है, तो JUI इतनी जोरदार तहरीक चलाएगी, ये मेरा बयान रिकॉर्ड पर रखें कि पिछली तमाम तहरीकें भूल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का एक नया रुख कौम को देखने को मिलेगा और इन हुक्मरानों को देखने को मिलेगा। अच्छा राशिद सोमरो साहब, ये बात कंफर्म कीजिएगा कि आईनी अदालत के मौक़िफ़ से क्या दोनों जमातें पीछे हट के आईनी बेंच के मौक़िफ़ पे कायल हो गई? मेरे पास ये चीज़ अमानत है जमात की, अभी डिस्क्लोज नहीं हुई। जब तक डिस्क्लोज नहीं हो सकती तो मैं इस पर आपसे बहुत माजरत चाहूँगा। जो भी चीज़ें आईनी बेंच है, आईनी अदालत है, अदालती इस्लाहात हैं, इत्तफाक राय हो गया है और वो ऐसा चीज आ रही है जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर भी असर नहीं होगा और अवामी जो केसेस फंसे हुए हैं वो भी हल होते रहेंगे और आईनी मामला भी हल होते रहेंगे। राशिद साहब, राजा परवेज अशरफ साहब तो कहते हैं कि आईनी अदालत से पीछे हटने वाली बात गलत है। राजा साहब उस मीटिंग में नहीं थे, मैं मौजूद था। राजा साहब को चाहिए कि जनाब बिलावल साहब से पूछ लें कि क्या तय हुआ है और किस पर इत्तफाक हुआ है। अच्छा, ये सारा कुछ, ये सारी तरामीम, ये सारा कुछ जो है ये 25 से पहले लाने का फैसला हो गया? मेरा ख्याल है कि इजलास तो इसलिए बुलाया गया है 17-18 को, हालांकि 18 तारीख को तो पीपल्स पार्टी का साने कारसाज के हवाले से बहुत बड़ा जलसा भी शायद तयशुदा है हैदराबाद में, पता नहीं अब उसकी क्या सूरत वो बनाएंगे। तो जाहिर है कि ये उजलत इसलिए है ना कि उन पीपल्स पार्टी के जलसे के शेड्यूल होते हुए भी इस तारीख को इजलास बुलाया गया है चेयरमैन सीनेट, जबकि खुद पीपल्स पार्टी के हैं और समरी पे दस्तखत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किए। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि 18 को पास कर सकें। अगर नंबर उनके पास पूरे होंगे तो हो सकेगा, नंबर पूरे नहीं होंगे तो पहले की तरह या मौलाना की तस्बीहां पढ़ी जाएंगी और मौलाना साहब ढूंढते हुए नहीं मिलेंगे। क्या ये सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई देती है? अब तक की जो मुलाकातें हैं, यानी आप भी बीच में रहे, दिखाई देती है जी, दिखाई दे रही है। वह तस्बीहां दोबारा साफ हो रही हैं जेबों में जा रही। फिर इसका मतलब तो सर, इससे तो अगर मैं बादी नजर में ये अखज कर बैठूं कि इत्तफाक नहीं हो पा रहा तो फिर मैं तो गलत नहीं हूं। नहीं, इत्तफाक पीपल्स पार्टी और JUI का जब हो गया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जब इत्तफाक हो गया तो सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर अब जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन जाती है कि अगर उन्होंने, हुकूमत वालों ने नंबर पूरे भी कर लिए हैं और वो असेंबली में जा रहे हैं और मुसव्वदा वो नहीं जिस मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब ने इत्तफाक किया है, तो अब जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होगी कि वो उस मुसव्वदे को वोट न दें, क्योंकि वो मौलाना साहब को जबान दे चुके हैं। फिर पीपल्स पार्टी वहां से उठ के आ जाए तो कैसे पास होगा, चाहे वो नंबर पूरे कर चुके हैं। तो मौलाना साहब का एक बयान था और इसका कभी इम्कान है कि जनाब बिलावल साहब ये किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मौलाना साहब का एक बयान था, राजा साहब वो कह रहे हैं कि कभी इम्कान है कि किरदार किस चीज पे अदा करेंगे, उसकी मंजूरी पे या तब्दील करवाने पे? नहीं, अगर वो मुसव्वदा नया कोई आ गया जिस पर JUI और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक हुआ है, वो मुसव्वदा नहीं कोई और है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जनाब बिलावल साहब असेंबली से बाहर आएंगे और वोट नहीं करेंगे। चले, मैं आपको इतला दे देता हूं कि मुसव्वदा नया आएगा। आप भी हमारी बात नोट कर लीजिएगा राजद भाई, और किसी और प्रोग्राम में ये क्लिप भी निकाल के दिखाएंगे और आपको चाहेंगे तो आपको मुसव्वदे की बहुत सी चीजें तैयारी करें एक बड़ी तहरीक की जिसके में आपको बहुत नए चेहरे मौलाना साहब के साथ रोडों पर नजर आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मौलाना साहब ने कहा कि ये आईनी तरमीम जो है ये 9 दिन में नहीं हो सकती, इस पे 9 माह लगते हैं। हर मुख्तलिफ फ़िक्र से मशवरा करना होता है, राय लेनी होती है। ये पाकिस्तान का आइन बनने जा रहा है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। तो फिर अभी तो मीटिंगें चल रही हैं और 18 तारीख कल का दिन भी रख लिया गया है। चलें, कल मान ले, कल नहीं होगी परसों पे ले जाएंगे, परसों नहीं होगी उसके अगले दिन ले जाएंगे।
तो बाकी जो स्टेक होल्डर है, पाकिस्तानी कौम, वकला, NGOs, सिविल सोसाइटी, मौलाना साहब ने उनको भी तो एतमाद में लेना ना। देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ अगर जान की अमान पाऊं, क्या कभी कोई वकील किसी रोस्ट रूम पे खड़े होकर जब किसी अदालती जज के सामने दलाइल देता है तो वो ये कहता है कि पहले सब्र करो, मैं किसी सियासतदान को और सिविल सोसाइटी को एतमाद में लेके आऊं? ये डोमेन वकला की नहीं है कानून साजी करना, ये पार्लियामान की डोमेन है। जो वो आइन बनाएंगे उस आइन के तहत केस लड़ना वकीलों की डोमेन है। खुदा के लिए हम यही तो चाहते हैं कि इदारों को मजबूत करें, जिस इदारे का जो काम है उस इदारे को वो काम करने दें। इत्तफाक राय दो बड़ी जमातों में, पीपल्स पार्टी JUI में हो गया, रात इत्तफाक राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी की मुश्तरका सुनी, चंद चीजें रह गई थी, 70% चीजों पर इत्तफाक के 30% कराया गया है। अभी आप सुन लेंगे कि PTI और JUI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में हो जाएगी कि मौलाना साहब इंशाल्लाह PTI को भी मनवा लेंगे। तो ये काम इन्हीं जमातों का है, पार्लियामेंट के लोगों का है। अगर वो आपस में इत्तफाक कर लेते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उनके इत्तफाक को फिर 22 करोड़ आवाम का इत्तफाक समझा जाए, क्योंकि वो आवाम की नुमाइंदगी असेंबली में कर रहे हैं। यानी तमाम अगर सियासी जमातों में इत्तफाक हो जाता है तो फिर उसे अवामी इत्तफाक भी समझा जाए। बहुत शुक्रिया राशिद सोमरू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मंजरनामे में बात होगी, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से आपने राशिद सोमरू साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी तस्बीहां जो हैं उस पर कपड़ा मारा जा रहा है, हो सकता है ये तस्बीहां करते रहें, तस्बीहों के दानों को पढ़ते रहें और मौलाना का विर्द करते रहें और मौलाना इनको दिखाई ना दें। इस ज़मन के अंदर उनका ये भी मानना है कि अगर ये मुसव्विदा जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिसका इत्तफाक किया है, कुछ निकात यानी 70% इत्तफाक है, 30% के ऊपर एतराज़ात है, इसको अगर तब्दील किया जाता है और उसको तब्दील करके पार्लियामान के अंदर पेश किया जाता है तो फिर मौलाना सड़कों के ऊपर होंगे। राना साहब क्या समझते हैं कि कितना इत्तफाक हो चुका और PTI किस हद तक इत्तफाक कर लेगी? देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। PTI जो बेंच है ना, उसकी हद तक तो वो करेगी। दूसरी बात है, PTI किसी सूरत में इस बात पे इत्तफाक नहीं करेगी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हो और उनमें से एक जज जो है वो उसकी चॉइस वज़ीर आज़म साहब करे। पीपल्स पार्टी नहीं करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि PTI इस पे नहीं मानेगी। अच्छा, PTI नहीं मानेगी? PTI नहीं मानेगी। दूसरी बात, मेरे पास भी इतला है, मुसव्वदा एक और है। और मुसव्वदा एक और है, वो तो हुकूमत का होगा ना। मैं कह रहा हूँ उसी मुसव्वदे को मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी और उसकी पहला जो काम किया जाएगा कि इनके पास अगर वोट इधर उधर से हो गए, और आज कामरान मुर्तज़ा की जो तकरीर है वो तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रही है कि उनके भी लोगों को अगर डराया जा रहा है तो इसका मतलब है मौलाना साहब पे वो इतबार नहीं कर रहे या मौलाना साहब के मुसव्वदे को वो लाइक नहीं कर रहे। और जहाँ तक बात राशिद सोमरू साहब ने की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे स्टैंड ले जाएंगे, तो जरदारी साहब, बिलावल साहब का स्टैंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इलेक्शन में उनकी जो तकरीर होती थी, कहते हैं ना साइकिल को छोटा स्टैंड लगा दे, साइकिल को स्टैंड लगा, बिल्कुल ऐसा ही है। उस स्टैंड का, सियासी लोगों के स्टैंड का आपको मुझसे ज़्यादा पता है इस बात पर। अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या ये इस पे राज़ी होंगे, ये इसको मानेंगे। तहरीक इंसाफ किसी सूरत में चीफ जस्टिस की तैनाती, वो कहते हैं जो मोस्ट सीनियर है जो भी है उसको होना चाहिए। आइनी बेंच होना चाहिए, आइनी अदालत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो अदालतों का जो मामला है, फौजदारी जो आर्मी एक्ट के तहत जो है उस पर वो ये फौजी अदालतों का फौजी अदालत। और उसके अलावा उन्होंने खान आज बात करनी है, जो बात वाल की है कि जी हमें ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं हमें इमरान खान से मिलने दें, हम उनसे मिल के, हमें उन्होंने ही कहा था कि जाहिर बात है इख्तियार इनके पास तो होगा नहीं, ठीक है। उसके लिए अगर कल मुलाकात हो जाती है, जो इम्कान नहीं है, और पीर को इम्कान है मुलाकात का, अगर पीर को मुलाकात हो जाती है और पीर को ये मिल लेते हैं, नहीं तो आपको लगता है ये पीर तक ठहरने वाले हैं? कल आम तातिलात जो कर दी गई, बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है वो ज़रा अगर उसका कुछ हिस्सा सुनवा सकूँ, बाहर की ज़रा गुफ्तगू सुनवाई का क्या कहना है उनका?
हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया को महकूम ना बनाओ, अदलिया को मातहत ना करो, अदलिया की जजेस के ऊपर आप पार्लियामान के बंदों को बिठा के उनकी ACR ना लिखो। मेरे पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे, हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने उनको देना है वो देंगे। खान साहब के मशवरे के साथ देना है। जी राना साहब, वो अब मशवरा जो है वो तो अगर पीर को जाके होता है तो उससे पहले अगर पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के मशवरे यहाँ से बंदे जाके लंदन में कर सकते हैं तो आप अडयाला जेल में भेज दें, क्या फ़र्क पड़ता है यार? कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? हुकूमत पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं यार, चले वो उनकी मर्जी है, अगर उनको फ़र्क पड़ता है उनको तो लगता है कि सारा फ़र्क ही हम पे पड़ जाना। तो फिर मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूँ, ये मंजूर करवा लें फिर भी फटा, ना करवाएं फिर भी फटा। ना करवाएं तो किसी और तरफ से जाते हैं, करवाएं तो किसी और तरफ से जाते हैं। बात यह है कि कल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देता है, इनको नशिस्तें दे देता है, तो वो उसका तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की अहमियत सिविल कोर्ट से भी कम हो जाती है। फिर क्या कल के दिन में सुप्रीम कोर्ट कोई फौरी तौर पर बड़ा एक्शन करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को पर कोई एक्शन लेता है? फिर देखने वाली बात ये होगी। अगर नहीं है तो फिर माजरत से जितने बड़ी बातें होती हैं बड़े अदारों में, तो फिर तो ख़त्म हो गया ना मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, जिस तरह अहमद अवैस साहब बता रहे थे, उसके मुताबिक तो फिर ख़त्म हो गया ना। फिर तो किसी मामले में भी आप ना लें, फिर तो कोई भी हुक्म नहीं मानना चाहिए ना। फिर तो 63A वाला भी नहीं मानना चाहिए, फिर तो दूसरा भी नहीं मानना चाहिए। इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जो अक्सरियती बेंच था, उसके फैसले को तस्लीम करने की बजाय एक सादा अक्सरियत से, सादा बल्कि 2/3 अक्सरियत में नहीं, जिस वक्त ये तरमीम की गई और उसको मान रहे हैं आप, और तरमीम भी उस फैसले के बाद की गई, और उसका उर्दू में जो फैसला आया था उसमें वाज़ेह लिखा था कि इस पर अमल दरामद करना है। तरमीम के हवाले से भी हर चीज़ उसमें लिखी थी। तो फिर तो बात जाएगी किसी और तरफ, और हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। और अगर हुकूमत वैसे आप कहते हैं स्कोर पूरा कर लेगी, मौलाना साहब को मना लेगी, तो मौलाना साहब के मसवदे पर मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी के अंदर लोग तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा, पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि आईनी अदालत तो हमारा पहला हमारा है ही आईनी अदालत। अच्छा, 3 के आप नुक्ते पे चले जाते हैं तो 3 पे पहले जस्टिस मंसूर साहब हैं, जस्टिस मुनीब साहब हैं, जस्टिस यहया अफरीदी साहब हैं। 5 पे चले जाते हैं तो अमीरुद्दीन साहब भी आ जाएंगे। अब जब आप 3, पहले 2 बंदे सीनियर, एक आपको पसंद नहीं, आप दूसरा भी आपको पसंद नहीं करके आप तीसरे को या चौथे को, 5वें को करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उसके बाद रावी चैन लिखेगा? हालांकि आज तो रावी ने भी चैन करना खत्म कर दिया, बैन करना शुरू कर दिया। रावी ने चैन नहीं, बैन करना शुरू कर दिया। देखा बैन हुआ था, कल कुछ और था रावी, आज रावी कुछ और था। तो ये चीज़ें तो यासर बिल्कुल तब्दील होंगी। अभी ये जो चंद दिन है ना, ये कल का दिन भी बड़ा मज़ेदार दिन है, और आइंदा आने वाले दिन भी जो है ये पाकिस्तान की सियासत की जो है ना, जो रुख है सियासत का, वो उसका तयन होगा। अगर आप ये समझ लें कि हुकूमत को इतना आसानी से सब कुछ ले दे जाएगी, बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। 1% भी ऐसा नहीं होगा। मौलाना को ये माइनस करने चले हुए हैं, अगर ये मौलाना को मान लेते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें माइनस होंगी जो इनको गवारा नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना ड्राफ्ट तैयार करके बैठी है, तो वो जो एक मौलाना इत्तफाक राय करके लाए हैं, वो इत्तफाक राय में पीटीआई का ये एडजस्ट कहाँ पे करेंगे? करना पड़ेगा। पीटीआई के पास नशिस्तें हैं, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा उनके बंदे हैं। किस तरह नहीं आप करेंगे, मुझे समझा देना, किस तरह नहीं करेंगे आप? अगर आप नहीं करेंगे तो भी आईनी तरमीम को किसी सूरत में भी पार्लियामेंट की जो मुकम्मल हमायत है वो तो हासिल ना हुई। महमूद हाशक से सपोर्ट नहीं करेंगे, अख्तर मेंगल सपोर्ट नहीं करेंगे, पीटीआई सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर क्या अहमियत रहेगी इसकी?
ज़ाहिर बात है कि स्पोर्ट जो है वो कम होती चली जाएगी, तो फिर आपके पास जवाज़ क्या रह जाएगा कि उसको पेश करने का। और दूसरी बात जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने की है वो बड़ी अलार्मिंग है कि अगर मुसव्विदा कोई और होगा तो फिर वही कि दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।